स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। सरकार बनने के बाद लग रहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी है, वहां कुछ और बेहतर हालात होंगे, क्योंकि 370 की बात से सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि हालात कैसे रहते हैं। लेकिन पहले से काफी हालात सुधरे, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई है। हाँ, लेकिन अभी भी जिस तरह से आतंकी हमले, खासकर सेना के काफिले पे या फिर टारगेट किलिंग जो की जा रही है, वो बड़ी चिंता की बात है। वजह क्या हो सकती है, और क्या सुरक्षा में सेंध है, क्या कुछ कारण हैं, कहीं लेकुना है, या फिर ये सिलसिला अभी कुछ दिन और चलेगा, हमें इंतजार करना चाहिए। जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के जो डर उनमें बैठता जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे हमें कितना चिंतित होना चाहिए, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व ब्रिगेडियर विजय दिमान साहब हमारे साथ में जम्मू से जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कांत जी हमारे साथ में चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद या 2019 में जैसे इसको हटाया गया 370 को, तो हालात में ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ बिल्कुल बेहतर नहीं हुई, पहले से अच्छे हालात में है। लेकिन जो घटनाएं की जा रही हैं और टारगेट किलिंग की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही, तो जो नापाक इरादे रखते हैं या फिर अभी भी कुछ इस तरह के लोग वहां पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्लीपर सेल बन करके और आतंकियों की मदद करते हैं। ये बात तो सही है कि पाक का इसमें हाथ है, लेकिन हमें कितना सजग रहने की आवश्यकता है, और क्या हम ये जो कुछ सोच के चल रहे थे उससे अलग जा रहा है कि ऐसी संभावनाएं पहले नहीं थी कि टारगेट किलिंग की जाएगी? जी योगेंद्र जी, इंसिडेंट्स डेफिनेटली हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सीरियस कंसर्न की बात है। क्योंकि जिस तरह से जब ये एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात हुई थी, उसके बाद आपने देखा था कि जो मेन सब लोगों की होप्स थी वो ये थी कि इस तरह के इंसिडेंट्स पे एक चेक भी लग जाएगा। और शुरू में एक्चुअली थोड़ा सा हमें लगा भी कि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, लेकिन उसके बाद इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए। तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। और लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें तो अगर हम पूरा जब से 1947 के बाद ये डिस्टर्ब्ड एरिया जिस तरह से रहा है, और जब भी किसी तरह के नए इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश हुई है, तो मुझे लगता है कि एक ये हमने देखा है कि चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर से हो जो सपोर्ट मिलती है, उसमें इस मैसेज को डिफाई करने की या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट जरूर होता है कि अभी भी वहां पे रिस्टोर नहीं हो सकता जो पीस का प्रोसेस है। तो ये सारे इंसिडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि जैसे हमने जब इलेक्शंस के बाद भी बात की थी कि एक बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। क्या मेरा एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा जो आप कह रहे हैं उसी ट्रैक से जोड़ता हुआ। आपको ध्यान होगा कि उमर अब्दुल्ला जैसे ही गवर्नमेंट बनी, उनको मेजोरिटी मिली, तो एक बयान दिया था उन्होंने कि देखिए इरादे कुछ भी हो, 370 को लेकर बयान चाहे कुछ, लेकिन कश्मीर और यहाँ की जमात और इनका सबका अगर विकास करना है तो केंद्र सरकार से मिलकर के चलना होगा। और उसके बाद में पीएम से और अमित शाह से मिलके भी गए हो, तो ये माना जा सकता है कि मकसद चुनाव से पहले पॉलिटिकल वैल्यूज अपने स्पीच ही कुछ भी हो सकती है, लेकिन चुनी हुई सरकार भी चाहती है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ने चाहिए। और ये बात समझ पा रहे हो अब्दुल्ला कि अगर आप लोगों को रोजगार देना है, वहां की शांति बहाली के साथ साथ अगर कुछ तरक्की करनी है तो केंद्र सरकार को गुड फेथ में लेके चलना होगा। तो ये एजेंडा तो क्लियर है कि पहले जो अलगाववादी या गवर्नमेंट पहले की रही अलगाववादियों को जिस तरह से परोसा जाता था, वो सब चीजें तो अब नहीं होने वाली। जी, वो तो नहीं होगी। और वो अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स को भी अगर हमने अच्छे से डिसाइफर करके देखा होगा तो उसमें बहुत क्लियर मैसेज एक आया है कि जो अलगाववादी की किसी भी तरह से, उससे किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध रखते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया है वोटर्स ने बहुत क्लियरली। और ये क्लियर संदेश है। और उमर अब्दुल्ला जी ने बात की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि, मुझे लगता है कि वहाँ का आवाम भी ये क्लियरली चाहता है कि गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो इस इशू को, उनके जो ग्रास रूट के इश्यूज हैं उनको सीरियसली टैकल करें। अब चाहे वो, जैसे आपने बात की, बेरोजगारी की है, या उनके कंसर्न्स हैं वहाँ पे, रीजन स्पेसिफिक इश्यूज हैं, चाहे वो जम्मू में है या कश्मीर में है। तो मुझे ये लगता है कि अब गवर्नमेंट के लिए वक्त आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को मिलके, हालांकि एक स्पेसिफिक टाइम टू टाइम हमने देखा है कि, और ये जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इसलिए भी अलग है कि हमने देखा है कि बाकी स्टेट्स में जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले मुद्दे उभर के आते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और ये भी हमें मान के चलना चाहिए कि ओवर द पीरियड, ओवर द नाइट कोई भी सोल्यूशन, यहाँ की ये इतना डीप रूटेड इशू है टेररिज्म का या टेररिस्ट अटैक्स का, कि वो एकदम से तो खत्म नहीं होगा। एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है जो लड़नी पड़ेगी, और उसमें एक लंबी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जिसमें मुझे लगता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी चाहे बीजेपी भी इस बार 26 सीट्स आई है, जिनकी जो बहुत लार्जेस्ट नंबर है, उनका अब तक का हाईएस्ट नंबर है वहां पे, तो इन सबको मिलके एटलीस्ट एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू ये टेररिस्ट अटैक और मिलिटेंसी से कैसे डील करना है, उस पे वर्कआउट करके एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और आई थिंक जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अच्छा रोल इसमें इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, और उनकी ग्रास रूट पे इंटेलिजेंस भी अच्छी होती है, वो ग्राउंड लेवल के इश्यूज भी उनको अच्छे से हैं। तो अगर एक कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव वे में बनाया जाए, जहां पे रखें कि इस स्पेसिफिक इश्यूज को ही डील करना है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ सक्सेस इसमें हमें मिल सकती है, और लॉन्ग रन एक स्ट्रेटेजी हम बना के आगे चल सकते हैं। बट पॉलिटिक्स को थोड़ा इससे दूर रख के, एक ही अगर हमारे पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह इस तरह का एजेंडा हो, तो फिर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के इश्यूज अलग है और यहाँ बिल्कुल बड़प्पन दिखाना होगा राजनीतिक दलों को, और मुझे लगता है हो सकता हो भी रहा हो। तो यहाँ एजेंडा है कि बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट स्टेट में और हमारे केंद्र में हो, लेकिन दोनों को मिलकर के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम वहां की तरक्की के लिए, वहां की बहाली के लिए, वहां के आवाम के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि देश हित में भी है, खासकर जो कश्मीर की वैल्यू है इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के, और हम जिसको मस्तक मान करके चलते हैं, वहां जरूरी भी है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से हमारे साथ में जुड़े हैं, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। हमने इलेक्शन के दरमियान भी उनसे कई बार इस चीजों को लेकर डिस्कस किया। सर, क्या लगता है आपको, टारगेट किलिंग की जो घटनाएं घट रही है और पिछले 6-7 दिन से जो एक चीजें सामने आई हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि लोकतंत्र के उस उत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और जब ये आदित्य जी भी बता रहे हो और आंकड़े भी इस बात को शो करते हैं कि जो अलगाववादी या इस तरह के नापाक इरादे रखते हैं, उनके पक्ष में कोई समर्थन नहीं मिला, उनकी सीटें नहीं आई, तो वहां की पब्लिक या कहूं अवाम, ये तो जाहिर है कि लोग चाहते हैं कि शांति बहाली हो, प्रदेश की तरक्की हो। लेकिन अब ये अचानक ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? रामकृष्ण जी, पहले मैं आपको ये बता दूं। योगेंद्र सर नाम डिस्प्ले हो रहा है जी, दीवान साहब। या मैं पहले आपको ये बता दूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तब होता है जब आप मिलकर के कोई हल निकालना चाहें। आप सारे एक टेबल पे बैठे,
तो ये कॉमन मिनिमल प्रोग्राम की जो बात आदित्य जी ने करी है, मेरे ख्याल में ये नॉन स्टार्टर है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी कई बार बोल चुका हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंसर्जेंसी, द ग्रास रूट लेवल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग बिना जम्मू कश्मीर में आए अपने आप को एक्सपर्ट मान लेते हैं और सोचते हैं हमें सब कुछ पता है। और इसमें मैं दोष अपने फौजी भाइयों को भी दूंगा जिन्होंने यहाँ 1-1, 2-2 टेन्योर्स भी करी हुई हैं, मगर वो यहाँ आते हैं, अपने फौजी ककून में रहते हैं, आवाम से कभी इंटरेक्ट नहीं करते। शायद फौज में वो कल्चर नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। तो इससे सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है। पहले यहाँ मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बोलना चाहूंगा। पहला ये कि आपने बोला, और मैं भी बोल रहा हूं, पिछले 10 दिन में 8 अटैक्स हो चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो पहला अटैक जम्मू रीजन में हुआ था, रियासी में। उसी तरह से उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे थे, पहला अटैक होता है जोजिला टनल के ऊपर। अब वो टाइमिंग्स क्या था, शपथ समारोह ग्रहण का टाइम, शपथ ग्रहण करने का समारोह का टाइम, टारगेट क्या था, जोजिला टनल, जिससे आपकी कनेक्टिविटी लद्दाख के साथ ऑल वेदर हो जाएगी, आपको विंटर स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइना या सियाचिन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एकदम से आपकी ट्रुप मूवमेंट्स मच फास्टर हो जाएंगी। तो वो एक, उसको भी आप कंपैरिजन निकाल सकते हैं। नंबर 2, देखिए अटैक गुलमर्ग में भी होता है 3 दिन पहले, पर गुलमर्ग में टेररिस्ट में कमी आई? कोई कमी नहीं आई वहां पे। मतलब ये है कि ये जो किलिंग्स हो रही हैं, ये एक प्री प्लान्ड कंस्पायर्ड तरीके से सोच समझ के की जा रही हैं। कोई भी किलिंग लोकल के अगेंस्ट नहीं है, कोई भी किलिंग टूरिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, किलिंग सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स के अगेंस्ट है कि भाई यहां मत आना, यहां आके काम करने की सोचना भी मत, यहां आके डेमोग्राफी चेंज करने की सोचना भी मत, जो जम्मू में हो रहा है बड़े धड़ल्ले के साथ। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं, इसका मतलब है ये कॉन्स्पिरेसी है। अब ये किसकी कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? नंबर 1, इंटरनेशनल जो टूल किट मोटिवेटर्स हैं, ISI, डीप स्टेट, CIA, जॉर्ज सोरोस वगैरह वगैरह, उन्होंने बताना है दुनिया को, देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने इलेक्शन में वोट किया है, लोकसभा में एज वेल एज लोकल असेंबली में, और कुछ कुछ जगह पे वोटिंग परसेंटेज 80% गई है। तो अगर हम हिंदुस्तान का MEA या हम कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर अभी लोग सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे आ गए हैं, ये इसको गलत प्रूव करना है। दैट इज 1। सेकंड बात जो है वो होगी ISI की कि भाई उनकी जो जड़ें हैं वो कटती चली जा रही हैं, अभी किसी तरीके से उनको कुछ करना है, तो वो अपने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनको उन्होंने हुक्म दिया है कि आप जल्दी से एक्टिवेट होइए। तीसरा जो है, हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जो कश्मीर के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, PDP हैं, जमात इस्लामी हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को नीचा दिखाना है। तो ये सब सारी जो गेम चल रही है, ये एक दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली कोई बात तो हो ही नहीं सकती। तो नहीं, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर दीवान साहब क्या जाना चाहिए सिक्योरिटी को लेकर के? केंद्र और राज्य कुछ ऐसा कॉमन प्रोग्राम बनाए तो वहां की जनता का भरोसा जीते, और जो अगर इस तरह के स्लीपर सेल्स है उन्हें खदेड़ा जाए। जहां तक जनता की बात है, पिछले 6-8 महीने में जब इवन लोकसभा इलेक्शन होनी थी, तो मैंने काफी एक्सटेंसिव टूरिंग करी थी दूर दराज के इलाकों में। अब दूर दराज के इलाके अगर मैं आपको बोलूं, पाटर का इलाका, गुलाबगढ़ का इलाका, शायद आपने ये नाम भी नहीं सुने होंगे। अब वहां पे कनेक्टिविटी चाहे पुअर है, पहुंचने में शायद 2-2 दिन लगते हैं, मगर इंटरनेट उनके पास है, टेलीविजन उनके पास है। तो वहां जो स्पेशली द यूथ, उनसे इंटरेक्ट किया, उन्होंने बोला सर ऐसा है कि हमें समझ में आ गई है कि अगर हम बुरहान वानी की तरह टेररिस्ट बनना चाहेंगे तो हमारी शेल्फ लाइफ 3 दिन, 3 हफ्ते, मैक्सिमम 3 महीने है, उसके बाद हमने एलिमिनेट करना ही करना है। और हमारे भाई बंधु, माता पिता, उन सब के पीछे जान, फिर गवर्नमेंट ने हाथ धो के पड़ जाना है, बुलडोजर लेकर के, ED लेके, क्या क्या लेकर के। और इससे अच्छा ये है कि हमें दुनिया का नजर आ रहा है, इंटरनेट हमारे पास है, भारत की तरक्की हमें नजर आ रही है, पाकिस्तान की दुर्दशा में नजर आ रही है, तो हम क्यों नहीं भारत की तरक्की का हिस्सा बने? तो ये माइंडसेट चेंज तो आ चुका है, बिल्कुल बनाना है।
अभी भी आपने देखा होगा रेस्ट ऑफ द कंट्री में कई जगह पे छोटी छोटी बात, कोई दो बच्चों में झगड़ा होता है, उसमें से एक कोई कश्मीर का होता है, तो उसको जम्मू कश्मीर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया का रूप देके जर्नलिस्ट पेश कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। और हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने अपने एक्सपर्ट कमेंट्स लेके बैठ जाते हैं जी, अभी भी उनमें रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन 10%। अब पहला मुद्दा जो है, इसको डी रेडिकलाइज कैसे करें, ये सोचने की बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले 40 साल से यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। जनरल साहब यहाँ मेरे पास बैठे हुए हैं, उन्होंने J&K स्टेट में ऑपरेट किया भी हुआ है। मेरी बात से उनको शायद वो तारुफ रखेंगे कि मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो एक लिमिट तक जाता है, अल्टीमेटली इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो अभी 40 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट हैज टू लुक फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। मिलिट्री सोल्यूशन की जितनी उसकी एफिकेसी थी वो मेरे ख्याल में अभी अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। इसके बाद ये ग्राफ जो है ऑलमोस्ट प्लेट्यू होता चला जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे वो स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, जैसे क्योंकि मैंने बोला अटैकर ऑलवेज हैज एन इनिशिएटिव, जैसे वो स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, हमें भी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। आपको देखिए याद होगा 2 साल पहले जब कांडी में अटैक हुआ था, एक मिनट, जब कांडी में अटैक हुआ था तो हमारे गृह मंत्री ने इमीडिएटली बोला था कि हम 20 कंपनियां सीआरपीएफ की और लगा रहे हैं। मैंने उस दिन भी उनको बोला था, देखिए अभी हमारी स्ट्रेटेजी बूट्स ऑन ग्राउंड की नहीं होनी चाहिए, काफी बूट्स ऑन ग्राउंड है हमारे पास। अब उससे जनता का जो आक्रोश है और बढ़ेगा, बल्कि हमें चाहिए अपने इंटेलिजेंस रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिले। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो है विलेज डिफेंस कमिटीज। अब विलेज डिफेंस कमिटीज आज की डेट में पुलिस के अंदर ऑपरेट करती हैं। एक मिनट ऑपरेट करती हैं। वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा समय कम है। तो एक बार मैं कटेवा साहब और वापस आप लोगों के पास एक बार और आना मेरे को। कटेवा साहब, आप किस तरह से देखते हैं आफ्टर इलेक्शन जिस तरह की कुछ सिचुएशंस बनी है? देखिए पहले बीच में चलते रहे हैं, फोर्सेज अपनी ओर से मुकाबला भी कर रही हैं, गवर्नमेंट भी सोच रही होगी हर स्तर पे कुछ ना कुछ उनका सोल्यूशन निकालने के लिए, पॉलिटिकल विल पावर भी है, सारी बातें हैं। लेकिन ये आप किस तरह से देखते हैं जो अचानक, क्योंकि शांति बहाली के बाद में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो चर्चा लाजमी है उस पर। देखिए योगेंद्र जी, कहाँ एक इंसर्जेंसी ऐसी चीज है जो एक दिन में रूट आउट नहीं की जा सकती जी। और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया है भी, जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और 40 साल से अगर ये डिफेंस फोर्सेस नहीं होते तो 90s, लेट 90s और अर्ली 20 उसमें इतनी हालत खराब हो गई थी कि लग रहा था कि जम्मू कश्मीर कहीं हाथ से नहीं निकल जाए। तो हिंदुस्तान की फौजों ने वहां रह करके मुकाबला किया है और कितने सारे टेररिस्ट एलिमिनेट किए हैं। फॉरेन के खूब सारे टेररिस्ट उस टाइम आते थे, अफगानीज आते थे और पाकिस्तान के कितने सारे आते थे। अभी हालात सुधरे हैं, स्टेबलाइज हुए, थोड़ा बहुत शांति अमन आया है। पर जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया है कि अल्टीमेटली जो इंसर्जेंसी का सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। मिलिट्री या फोर्स से या सीआरपीएफ की और बटालियन लगा के, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ला करके आप इसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि 370 को जब हटाया था तो कितने दिन तक इंटरनेट बंद किया, कितने दिन तक उनको जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट में रखा। ये इसलिए रखा कि वो अमन को भड़काए नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि वहां की पब्लिक समझने लगी कि क्या हुआ है, तो उन्होंने धीरे धीरे इन चीजों को नॉर्मलाइज किया। जहां तक अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, थोड़े बढ़ रहे हैं, वो एक तो वो सॉफ्ट टारगेट को हिट कर रहे हैं। ये पहले 1-2 जगह पे उन्होंने आर्म फोर्सेस को भी हिट किया है, कॉन्वॉय को। कॉन्वॉय भी एक सॉफ्ट टारगेट होता है क्योंकि वो राशन लेके आ रहे थे और पूरी की पूरी उनको पता था कि साइड्स वाली रोड थी जो मेन रोड नहीं थी। इसके बिना वो माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। इजी जो सॉफ्ट टारगेट है कि तुम उनको मार के भाग जाओगे और तुम्हारा वो जो इम्पैक्ट है वो हो जाएगा, वो कर रहे हैं। अभी इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर काफी चेक्स लग गए हैं। काफी सारी जो बॉर्डर फेंसिंग थी वो अभी हर साल थोड़ी ना थोड़ी इंप्रूव करते जा रहे हैं और उससे हमारा इन्फिल्ट्रेशन काफी रुका है। और जो इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं वो अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं और हमारे ड्रोन वगैरह से काफी सारी आर्मी के इंटेलिजेंस इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक वहां की यूथ का सवाल है, जैसे कि आपने देखा अभी इलेक्शन में कितनी बढ़ चढ़ के उन्होंने वोट दिया। और सबसे अच्छी बात इस इलेक्शन की अगर आप देखेंगे तो जो फेनेटिक पार्टीज थी, जैसे वो
रशीद इंजीनियर की पार्टी थी या जमात इस्लाम वाली वो पार्टी थी, ये जो पार्टी, इवन पीडीपी, इन सब लोगों को बहुत कम वोट मिले। और मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हालांकि रीजनल पार्टी है परंतु काफी साल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई पार्टी, और बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं पार्टियों के बीच में ये चुनाव हुआ और लोगों ने बढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया। इसके बाद आपने देखा कि एक उन्होंने वो निकाली, मैराथन रन किया श्रीनगर। इतने दिनों के बाद इतना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसके अंदर वहां के सारे यूथ इकट्ठे होकर के उन्होंने दौड़ लगाई। और टूरिज्म का तो आप ब्रिगेडियर साहब ने बताया भी है कि टारगेट भी नहीं कर रहे हैं और टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। कितने सारे, उनको सब पता है कश्मीरीज को कि ये कि टूरिस्ट नहीं आएंगे तो तुम्हारा जो कमाने का है जरिया वो खत्म हो जाएगा, क्या खाओगे, तो उनको टारगेट नहीं करते हो। तो इस तरह से अभी क्योंकि लगने लगा है दुनिया को कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो और जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो, उनके अंदर जो मतभेद कोई थे किस तरह के परसीव थे तो नहीं, परंतु जो बना रखे थे कि ये अलग है और ये अलग है, वो खत्म हो गए हैं और वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए पाकिस्तान वो पॉट बॉयलर है, दूर से उसको आईएसआई उसको जरूर खेलती रहती है और कुछ ना कुछ जैसे उनके स्लीपर सेल है यहाँ पे हर जगह के ऊपर, खास करके कश्मीर वैली में, उनको वो एक्टिवेट करते रहते हैं एट द करेक्ट टाइम। हमको या तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो निकालना ही है, और जो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं। कई जगह पे एक सर्विसमैन को उन्होंने, जो जम्मू कश्मीर की जो एक्स सर्विसमैन लीग है, उन्होंने सरकार को निवेदन भी किया है कि आपके पास इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो अभी यंग है और उनको पर्सनल हथियार दे करके उन्हें विलेज गार्ड बनाया जाए, जिससे कि क्योंकि हर चप्पे हर गांव में आप फौज नहीं ले जा सकते, तो वो उनका एक डर होगा और गांव में ये अमन आएगा तो उससे आगे की चीजें ठीक हो सकती हैं। हालांकि अभी जो बड़े हैं इससे थोड़े से ज्यादा हुए हैं, फिर भी अगर आप पहले के हिसाब से देखेंगे तो हालात अभी भी बहुत अच्छे हैं। वो जो पत्थर मारते थे या फौजियों के ऊपर वो बंद हो गया, उस तरह की कोई इस तरह की आदत नहीं होती। अभी जो सरकार का जो था, पुलिस से डर था, वो अभी वापस जो अथॉरिटी है वापस आ गई है, तो काफी सारी चीज ठीक हुई है। हालांकि जो टेररिस्ट के अटैक्स हैं वो इन दिनों में ज्यादा हो गए हैं। जम्मू रीजन में पिछली साल बढ़ गए थे, उसका एक रीजन पिछली बार जब ब्रिगेडियर साहब आए थे और मैं भी इस पैनल पे था तो बताया था कि वो डी इंडेक्शन करना पड़ा क्योंकि इस लद्दाख में हमको फॉर्मेशन भेजनी पड़ी और यहाँ पे फोर्स की प्रेजेंस कम होने से उन्होंने जम्मू रीजन में रजौरी और रियासी वगैरह के अंदर उन्होंने ज्यादा अटैक किए। अभी भगवान की दया से और हमारी जो डिप्लोमेसी और हमारी मिलिट्री का जो था उसको देख करके भी चीन ने भी अपने इरादे बदल दिए हैं और जो हमारी सुलह उनके साथ हुई है, ऐसा लगता है कि असली में डिसएंगेजमेंट हुआ है और अभी डी इंडेक्शन भी हो सकता है प्री अप्रैल 2020 पे। अगर ऐसा हो जाएगा तो जितने फोर्सेज जो जम्मू रीजन से वहां भेजे गए थे वो वापस आ जाएंगे, पर फौज की प्रेजेंस और उसके से ये हिस्सा इससे चीजें सॉल्व, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और जब तक पूरी पब्लिक और यूथ ये नहीं समझेगा कि ये हमारे साथ क्या ये खेल खेल रहे हैं, तब तक इसका कोई समाधान निकलना मुश्किल लग रहा है। जी आदित्य कांत जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, तो निकल के आ रही है पॉलिटिकल विल पावर की बात की जा रही है। देखिए इलेक्शंस बड़े अच्छे तरीके से हुए, अच्छे जो राज्य जो पीसफुल राज्य मानते हैं वहां भी वोटिंग परसेंटेज असेंबली में इतना नहीं है जितना यहाँ पे भी दिया कई राज्यों के, उनकी बनस्पत यहाँ पे, तो ये तो एक बेहतर संकेत मिल सकते हैं। दूसरा, अलगाववादियों को आइसोलेट किया पब्लिक ने, यानी उनकी सीट नहीं दी, इंक्लूडिंग पीडीपी। अब लगता क्या है आपको, जो एक महसूस होता है पाकिस्तान का एजेंडा है कि कैसे भी वहां पे, या कट्टरपंथियों के वो है, पहले जितने लोग अभी ये तो नहीं मान के चल सकते हैं कि वहां डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, इनकी संख्या बढ़ी है। पहले की तरह स्लीपर सेल्स बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी टारगेट कुछ यूथ को करके और अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इस तरह के जो छदम युद्ध चाहते हैं या फिर इस तरह की घुसपैठ की कोशिश की जाती है, चाहे वो पाक सेना की तरफ से हो या वहां के कट्टरपंथियों की ओर से हो, तो पॉलिटिकल विल पावर पे ये फोकस करने की आवश्यकता है अभी भी कि यूथ को भरोसे में लिया जाए ताकि स्लीपर सेल नहीं बने।
सीमाओं की मजबूती के साथ साथ खासकर उस बेल्ट को, जैसे भी दीवान साहब ने कहा कि पहुंचने में 2 दिन लग जाएं, लेकिन चलिए वो लोग नफरत नहीं है, वो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट से प्यार कर रहे हैं, उनका भरोसा है, तो उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। कहीं चूक है हमारी? ये बिल्कुल, मैं तो वो बात यही है कि जो जैसे हम बात कर रहे थे, दोनों पैनलिस्ट ने बात की है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की, जैसे तो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में मुझे लगता है कि जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि मेन प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, तो ऑब्वियसली उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दिस बीइंग जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सिचुएशन और थोड़ा सेंसिटिव हो जाती है, बिकॉज हमें पता है कि यूथ बहुत एक गलत उस तरफ इम्प्रेशनेबल उसमें है, और उनको गलत तरह से भी मिसगाइड करने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली प्रायोरिटाइज करना चाहिए, नॉट ओनली रोजगार, मुझे लगता है कि जैसे ये इन्होंने सजेशंस भी दी कि हम इनको क्लोज कोऑर्डिनेशन में आर्मी के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इनके एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग ढंग से, जो हम शुरुआत कर सकते हैं। बट अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट जो हम पहले बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा। पॉलिटिकल सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब पार्टीज, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो विद इन द स्टेट ऑल्सो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको इलेक्ट किया गया है, उनको इसमें एंगेज करें। पॉलिटिकल लेवल पे तो यही है कि आर्मी का एक लिमिटेड रोल है, जैसे इन्होंने एग्री किया है। तो सब अगर एक, क्योंकि पॉलिटिकल पोस्चरिंग, इवन जो सेपरेटिस्ट भी हैं या और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ओपनली एक पोस्चरिंग या स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कोई भी पार्टी आएगी, उनको कुछ चीजों पे वो अग्री करेंगे ही पोस्चरिंग के लिए। तो उसमें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इस इशू पे कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव डिसएग्री नहीं करेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको लेके पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकालते हुए सेंटर के साथ भी अगर कोऑपरेट करने के लिए पोस्चरिंग करेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर भी अगर करेंगे, तो सेंटर भी उस पे एक अपना इनिशिएटिव दिखाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए आई थिंक प्रायोरिटाइज करके इमीडिएटली एक एजेंडा बनाया जाना चाहिए, और जिसपे इमीडिएटली काम किया जाए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट डिफेंस सर्विसेज जो वहां पे ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका तो जैसे कहा है इन्होंने लिमिटेड रोल रहेगा। बट अगर हमें लॉन्ग टर्म में पीस सस्टेन करना है, तो डेवलपमेंटल इश्यूज पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, और लोगों के क्या क्या इश्यूज हैं उनको दोबारा से देख के प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट को वही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपने लेवल पे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और आप लोगों के पास में इस पे बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को यहाँ पे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।